जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों का, सभी शेर शेरनियों का आपके अपने नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार में। बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल परिवार आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप सभी लोग आ जाए, तुरंत क्विक जुड़ जाए भाई। और आज आपके लिए लेके आया हूं मैं बेहतरीन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। आपको पता है जो आपने परिवहन व संचार टॉपिक पढ़ा है उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं लेकर के आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पता है कि यहां से कम 6 नंबर का या 7 नंबर के आपके क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको वॉच करिएगा और कम से कम 7 नंबर आप अपने सुनिश्चित करिएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दें और अपने सभी प्यारे मित्रों को, अपने सभी रिलेटिव को जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचा दें, ताकि उनका भी भला हो सके, कल्याण हो सके। और अगर मेरे कोई साथी जो नए जुड़ चुके हैं वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर विद्याकुल परिवार आपके परिवार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी न्यूज आती है, कोई भी वीडियो आता है ना, तो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज आने वाला है। ओके बाबू, तो स्टार्ट नाउ, बिना किसी देरी के चलते हैं बाबू, शुरू करते हैं ये बेहतरीन क्लास आपकी। तो पहला ही क्वेश्चन दिया है जबरदस्त कि राइन नदी कहां से होकर प्रवाहित होती है। देखिएगा बाबू, कहां से होकर राइन नदी प्रवाहित होती है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो बोला है गया आंसर में कि राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। मेरे प्यारे साथियों, अब इसको आपको मैं थोड़ा सा मैप के अंदर दिखाना चाहूंगा, है ना। आपको मैं इसको मैप के अंदर दिखाना चाहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, आप लोग देखिएगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है ये। और ये अब देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर है क्या, यहां पर है आल्प्स पर्वत। क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर है, यहां पर नहीं बल्कि कह सकते है ना, यहां पर यह है आल्प्स पर्वत बाबू। क्या है, आल्प्स पर्वत, है ना, ये आपका आल्प्स पर्वत हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना। आल्प्स पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम है इसका, इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों राइन नदी। और राइन नदी ऐसे प्रवाहित होते हुए जाती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है। मेरे प्यारे साथी, ये वाला क्षेत्र उत्तरी सागर का है, दिमाग में बैठा लेना। ये वाला क्षेत्र किसका है, ये उत्तरी सागर का है, उत्तरी सागर का, है ना। उत्तरी सागर जहां से ये तट में लगा है ना, ये तट में जो लगा है उत्तरी सागर, यहां पर एक देश है जो कि तटीय देश है, उसका नाम है यहां पर नीदरलैंड या हॉलैंड। ये वाला भाग ये किसका है, नीदरलैंड का भाग है बाबू, याद रखना। ये किसका भाग है, ये आपका भाग देखने को मिलेगा, ये किसका है जी, नीदरलैंड का है, नीदरलैंड, या इसी को बोलते हैं हॉलैंड। क्या बोलते हैं जी, इसी को बोलते हैं हॉलैंड, नीदरलैंड या इसी को बोलते हैं हॉलैंड। ठीक है, यहां पर दो इंपॉर्टेंट बंदरगाह है नीदरलैंड में, यहां पर दो बंदरगाह है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दो बंदरगाह है यहां पर किनारे में। एक का नाम है रॉटरडम, जो ये मैं कलर लिया हूं इसी कलर से लिखता हूं, दो बंदरगाह, बंदरगाह है यहां पर। एक का नाम है रॉटरडम
और दूसरे का नाम है एम्स्टर्डम। समझे मेरे प्यारे बच्चों? सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो। ये जो मैं चीजें सिखा रहा हूं आप लोग इसको अच्छे से सीख सकते हो बिना किसी हेडक के। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। अब देखिए ये आंतरिक जलमार्ग इधर है मेरे प्यारे बच्चों। इधर क्या है? इधर है जर्मनी, इधर है ये फ्रांस, नीचे है इटली। आप देखेंगे यहां है स्विट्जरलैंड। हाँ ठीक है, स्विट्जरलैंड हो गया। ऊपर वहां पर ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि राइन नदी कहां से होकर प्रवाहित होती है? अब बोल वो मेरे बच्चे, कहां से होती है? जर्मनी से होते हुए कहां जाती है? नीदरलैंड जाती है। तो यह आंसर क्या हो गया आपका? राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। डन? डन मेरे सिर से नहीं हो, बोलो डन। ये आंसर बिल्कुल लगा लीजिए। अगर आपने एग्जाम में, अगर एग्जाम हॉल के अंदर आप लोगों ने इस प्रकार से आंसर लिखा है ना, आंसर इस प्रकार से लिखा है ना, अगर आपने इतनी सी मैपिंग कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, किसी की औकात नहीं कि आपकी मार्किंग काट दे। अगर आपने इतना सा मार्किंग वहां पर कर दिया मैपिंग, किसी की औकात नहीं कि आपकी मार्किंग काट दे। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये आंसर मैंने बनाया आपके लिए। कौन सा जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है? अब देखो दूसरा आंसर भी यहीं पर है। सबसे ज्यादा विश्व की व्यस्तम नदी ये कौन सी है? राइन नदी जो है विश्व की व्यस्तम नदी है। विश्व की आंतरिक जल प्रवाह, आंतरिक जल प्रवाह के रूप में सबसे व्यस्तम नदी, सबसे व्यस्ततम नदी क्या कहते हैं बताइए? क्लियर एकदम? विश्व की सबसे व्यस्तम, विश्व आंतरिक जल प्रवाह के रूप में सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है? राइन नदी है। लो भैया ये भी जवाब इसी में आ गया आपका। ओके अब आगे बढ़ते हैं। डेन्यूब नदी ब्लैक कहां से निकलती है? आप बताओ, है ना? डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। अब प्रश्न आया सर ये ब्लैक फॉरेस्ट कहां मिलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चे इसका भी मैं जवाब यहीं पर बता सकता हूं आपको। सर बताइए ना, इसी में बता दीजिए। अगर मिल जाए सर तो जवाब तो अति उत्तम है, हमें बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मेरे शेर से नहीं देखिएगा आप लोग, जो ये जर्मनी लिखा है ना, जर्मनी को थोड़ी देर के लिए हटाना चाहूंगा। हटा दूं क्या? हटा दीजिए सर। चलिए ये हटा दिया मैंने, ठीक है। आप जानते हैं इधर आपका फ्रांस की तरफ एक पर्वत है, फ्रांस की तरफ, और जर्मनी की तरफ एक पर्वत है। ये इसे कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है बाबू। जर्मनी में जो है उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट। और फ्रांस में जो है ना, फ्रांस में इसे बोलते हैं वासजेस पर्वत। वासजेस पर्वत। बोलो ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है। दोनों के दोनों क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। याद रखना कैसे माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब आप लोग देखिए आल्प्स पर्वत हो गया, बोलो आल्प्स पर्वत हो गया। अब इस आल्प्स पर्वत से आप क्या देखते हैं? यहां से क्या होगा कि जो ये आल्प्स पर्वत है, हाँ ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट से कौन सी नदी निकलेगी? तो मेरे प्यारे साथियों ब्लैक फॉरेस्ट से जो नदी निकलेगी वो नदी का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा यहां पर, ये कौन सी होगी? ये हो जाएगी डेन्यूब नदी। और ये काला सागर में जाके गिरेगी। ये कौन सी नदी हो गई? डेन्यूब नदी हो गई। कहां से निकली? ब्लैक फॉरेस्ट से निकली। हो गया भाई। बोलगा जलमार्ग कहां है और कितने किलोमीटर नौका गम्य की सुविधा प्रदान करता है? अब देखिए बोलगा के लिए, है ना, बोलगा के लिए, बोलगा जलमार्ग रूस में है और यह लगभग कितने किलोमीटर का है? लगभग 11,200 किलोमीटर का ये जलमार्ग है, नौका गम्य जलमार्ग है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो बोलगा जलमार्ग है वो रूस में है और ये कितना 11,200 किलोमीटर का इसका पूरा
रेंज है, इतना ही इसका नौकागम्य क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखो, उत्तरी अमेरिका के बृहद झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी तथा ओंटारियो कौन सी नहरों के द्वारा जुड़े हैं? अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं इसको आपको एक मैप के माध्यम से फिर समझाता हूं, गौर करना इस पर। ठीक है, एक मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, देखना। ये देखो यहां पर, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग? क्यों विनोद, समझ में आ रही बात? चलिए, आ रही तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा रहा हूं। देखिए, ये है सुपीरियर झील, ये है सुपीरियर झील, याद रखना, सुपीरियर हो गई। यह है मिशिगन झील, यह है ह्यूरॉन झील, यह है इरी, यह है ओंटारियो। कौन सी हो गई ये? ओंटारियो हो गई। ठीक है बाबू, बात क्लियर है? ओंटारियो हो गई। अब देखो, ये सारी झीलें आपको दिख रही हैं। अब इसमें से आप देखिए कि जो यहां पर आप देख पाएंगे बाबू, यहां पर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन के बीच एक नहर है मेरे प्यारे बच्चों, एक नहर है। आपको नहर दिख गई? इस नहर को नाम दिया जाता है सू नहर। क्या बोलते हैं जी? सू नहर। ठीक है, इसी तरह से इरी और ओंटारियो के बीच एक नहर है जिसका नाम है क्या? वेलैंड नहर। इसी में आपको मिलेगा नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है बाबू, क्या मिलेगा? नियाग्रा जलप्रपात मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोग नोट कर लीजिए। और जो ये सुपीरियर झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन से? क्वेश्चन क्या था आपका भैया? देखो, उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी तथा ओंटारियो कौन सी नहरों द्वारा जुड़े हैं? तो उत्तरी में बृहद झीलों के सुपीरियर और ह्यूरॉन, इरी तथा ओंटारियो, देखो आपकी सुपीरियर और ह्यूरॉन सू नहर तथा इरी और ओंटारियो वेलैंड नहर के द्वारा जुड़े हैं। और अगर आपने इसको लिखा और इसके बाद ये चीज को बना दिया, किसी के माइकल हाल में हिम्मत नहीं है जो आपका नंबर काट ले। ये चार झीलें जो है ना, ये चार जो देख रहे हो, ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। ये जो चार झीलें हैं ना, 1 2 3 4, ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। बल्कि जो ये वाली झील है ना, ये पूर्णतया यूएसए में पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आगे आगे देखो, किस देश में रेल घनत्व तो सर्वाधिक पाया जाता है? यूरोप में बेल्जियम। ठीक है, चलिए आगे। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचालित सुरंग मार्ग कौन से नगरों को जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लंदन और पेरिस को। किसको? लंदन और पेरिस को। और ये कहां से होके गुजरता है? ये गुजरता है डोवर जल संधि से। कहां से? डोवर जल संधि से होके गुजरता है। संधि, डोवर जल संधि से इंग्लिश चैनल के पास से होके गुजरता है, इंग्लिश चैनल। ठीक है भाई, ओके ओके। यूरो टनल, डोवर जल संधि।
चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में विश्व का कुल कितना परसेंट रेल मार्ग आपको मिलेगा? तो कितना मिलेगा भाई? लगभग 40%। कितना? 40% पूरा मिलेगा। उत्तरी अमेरिका में विश्व का कुल कितना परसेंट रेल मार्ग मिलेगा? तो 40% मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका के कौन से प्रदेशों में सघन रेल मार्ग पाया जाता है? अब आप लोग बताइएगा, दक्षिणी अमेरिका में कहां पर सघन रेल मार्ग पाया जाता है? तो अर्जेंटीना के पंपास तथा ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश में। अब देखिए, जो कॉफी उत्पादक प्रदेश है, जैसे सेंटास है, साओ पोलो जो मंडी है, सेंटास बंदरगाह है, तो अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना क्या है ना, शीतोष्ण कटिबंध में आता है। ब्राजील भी शीतोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन कुछ इसका भाग जो है ना उष्ण कटिबंध में आता है। याद रखिएगा, जो अमेज़न के बेसिन है या अमेज़न जो जंगल है वो ब्राजील में भी पड़ता है और वेनेजुएला में भी पड़ता है। बात क्लियर है ना एकदम? इक्वाडोर में भी पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा 9322 किलोमीटर दोहरे पथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है भैया? ये ग्रांड साइबेरियन रेल मार्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? जो ये ट्रांस साइबेरियन है, साइबेरियन रेल मार्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसकी लंबाई भी बहुत बढ़िया 9322 किलोमीटर है और दोहरी विद्युतकृत है। देख रहे हैं जी? देख रहे हैं विनोद? कैसा है ये? दोहरे पथ से युक्त है, विद्युतीकृत भी है ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। मतलब कह सकते हैं कि एशिया से लेकर यूरोप तक इसका विस्तार पाया जाता है। समझ गए? हाँ, आप लोगों को बता दूं, ये लेनिनग्राद से शुरू होता है, लेनिनग्राद से शुरू होता है और ये कहां तक जाता है? व्लादिवोस्टोक तक, व्लादिवोस्टोक तक जाता है। आप समझ लीजिए ये मार्ग कितना लंबा है। लेनिनग्राद से शुरू होकर के कहां तक जाता है? ये व्लादिवोस्टोक तक जाता है। याद रखना इसको, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आगे चलते हैं। पार साइबेरियन रेल मार्ग किन नगरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। ठीक है ना? वही सेंट पीटर्सबर्ग बिल्कुल बगल में ही है ना? कोई दिक्कत नहीं है। पनामा नहर को कौन से महासागरों पनामा नहर कौन से महासागरों से जुड़ती है? पनामा नहर कौन से महासागरों से जुड़ती है? तो पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को, पश्चिम में प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है जी? पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत। पनामा नहर कुछ इस प्रकार से बीच में है यहां पर। ठीक है जी? पनामा देश के पास इधर क्या है? अटलांटिक महासागर है और इधर क्या है? प्रशांत महासागर है। तो पनामा नहर के पश्चिम में क्या हो गया? प्रशांत। पनामा नहर के पश्चिम में, ये पनामा नहर, इसके पश्चिम में प्रशांत और इसके पूर्व में अटलांटिक। ठीक है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात क्लियर एकदम ना? जी बाबू, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे देखो, पनामा नहर की लंबाई कितनी है जी? बिल्कुल सही बात है, 72 किलोमीटर की इसकी लंबाई है ना? और ये विश्व की एकमात्र ऐसी नहर है जो कि लॉक सिस्टम नहर है, जो जब चाहो तब इसको खोल लो, जब चाहो इसको बंद कर दो, इसमें कोई बाउंडेशन आपके पास नहीं होता है। समझ गए? चलिए, बहुत शानदार। परिवहन किसे कहते हैं? अब बताइए। व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, वहन करने के लिए जो सुविधा या संसाधन का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मेरे प्यारे बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम परिवहन कहते हैं। ठीक है भाई? उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम लोग परिवहन कहेंगे। परिवहन जाल क्या होता है? अब देखिए, आगे क्वेश्चन आ गया, परिवहन जाल। तो अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे, अब पता चला कि अब एक इधर से मार्ग आ गया, एक ये मार्ग आ गया, कोई एक मार्ग इधर से, ये मार्ग गया, ये रोड आगे निकल गई,
फिर यहाँ पर भी कोई रोड आके जुड़ गई, ये जुड़ गई, तो इसे क्या कहते हैं? इसको पूरा जाल कहते हैं, है ना। अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों के श्रेणी द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। ओके बाबू, चलिए। विश्व परिवहन के प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं? तो आप जानते हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, 3 ही विधाएं होती हैं। वैसे 4 मान लीजिए पाइपलाइन को भी, ये पाइपलाइन है, ठीक है जी। इसको आप लोग कह सकते हैं, ये क्या है? ये यहां पर ये है पाइपलाइन। ये हो गई पाइपलाइन, ठीक है जी, ध्यान देना इस बात को। परिवहन के प्रमुख विधाएं स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन, ये 4 होती है। अब बताओ, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब और किन स्थानों के मध्य चला था? इंग्लैंड में चला था भाई, 1825 में। बिल्कुल सही बात है, इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चला था। बिल्कुल सही बात है, इंग्लैंड में चला था, है ना। याद रहेगा आप लोगों को, ये दोनों को याद कर लेना, ये वाला जरूरी है। 1825 में चला। भारत में कब चला? भारत में सर 1853 में चला। भारत में कब चला? 1853 में ना। किसने चलवाया था? अंग्रेज ने ही चलवाया था सर, अंग्रेज ने ही चलवाया था, जिसका नाम क्या था जी? क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी, है ना। चले, बहुत बढ़िया। यातायात प्रवाह से क्या तात्पर्य है? इससे यातायात संतुलन, सकुलता की समस्या कैसे होती है? हाँ, यातायात संतुलन की समस्या, संतुलन की समस्या कैसे होती है? पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। हाँ अच्छा जी, सड़कों पर तो हुआ है। जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के अनुरूप विकसित ना हो पाए, जैसे जितना जरूरत है लोगों को चलने के लिए उतना नहीं, तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, मतलब वहां पर भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। नगरों की सड़कों पर दीर्घकालिक सकुलता बढ़ जाती है, ठीक है। चले, सकुलता बढ़ जाती है। यातायात के शीर्ष उच्च बिंदु और गर्त निम्न बिंदु सड़कों पर दिन के विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। उदाहरण, काम के समय से पहले और बाद में विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर अध्याय जाने वाले यातायात सकुलता की समस्या का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सामना तो हो ही रहा है, लोगों के द्वारा ये सामना किया जा रहा है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आप लोगों ने इसको कर लिया भाई, सभी लोगों ने कर लिया। मैंने जो समझाया उसको कर लिया कि नहीं आप लोगों ने? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे दिया है सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं, इसके कोई 2 लाभ बताइए। अब देखिए, जैसे जो बॉर्डर के किनारे पर रोड बनाई जाती है, बॉर्डर के किनारे पर, तो वहां पर कई सारी सुविधाएं होती है। जब बॉर्डर के गांव होते हैं, बॉर्डर के गांव को जो राशन पानी पहुंचाना होता है तो सड़क के माध्यम से, और जो हमारी जो वहां पर फोर्स लगी है, जो सुरक्षा बल हमारे लगे हैं, तो उनके ट्रकों को आने जाने में सहूलियत मिलती है। ये सारी व्यवस्थाओं के लिए ही वहां पर सीमावर्ती सड़कें बनाई जाती हैं। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सारे बनाई गई सड़कों सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। ये सड़कें सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। प्रायः सभी देशों में गांव एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को मंगवाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई जाती है। वही तो मैंने बताया कि जो वहाँ के लोग हैं, जो दूर गांव के लोग हैं, उनको मुख्य शहर से जोड़ा जाता है। अदरवाइज
जो सैनिक है, हमारे प्रतिरक्षा वाले जो सैनिक है, उनके लिए राशन पानी है, या उनके लिए मतलब वहां पर जो सैनिकों को कह सकते हैं भोजन पानी की जो व्यवस्था हो ही गई। इसके बाद जो वस्त्र आयुध है ना, या गोला बारूद है, ये सारी चीजें वहां से सड़क के माध्यम से इजी वे में पहुंचाया जा सकता है ना, तेजी के साथ। अफ्रीका महाद्वीप के कोई 4 प्रमुख रेल मार्गों के नाम बताइए। देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग निम्न है। पहला है बेंगुला रेल मार्ग, जो अंगोला से कटंगा जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर जाता है। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग, जाम्बिया ताम्रपेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक जाता है। बहुत बढ़िया, सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं, तो थर्ड वाला है बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग, जो स्थल रुद्ध राज्यों को दक्षिण अफ्रीकी रेल तंत्र से जोड़ता है। बहुत शानदार, जबरदस्त। और दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केप टाउन से प्रिटोरिया तक ब्लू ट्रेन, ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ब्लू ट्रेन कहाँ चलती है? ये दक्षिण अफ्रीका में चलती है। याद रखना, ब्लू ट्रेन कहाँ चलती है? दक्षिण अफ्रीका में चलती है। ठीक है जी, चलिए, बहुत शानदार, जबरदस्त। अगला देखो, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, क्या दिया है जी? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप बताइए? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से आप क्या समझते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि पार मतलब होता है कि जैसे ट्रांस, महाद्वीप के पार की बात कर रहा है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग मतलब उस महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों के विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। समझ लेना, जैसे अभी अभी आपने पढ़ा है ना कि पीटर्सबर्ग से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के क्या पढ़ा आपने? व्लादिवोस्टोक तक, है ना। व्लादिवोस्टोक तक आपने पढ़ा, इसको वोस्टक, यहां तक आपने पढ़ा। अब आप बताइए, ये बिल्कुल यहां प्रशांत महासागर के तट पर ये यहां पर है और यूरोप में है ना, पूरा बीचों बीच पूरा पार हो गया, तभी तो 9322 किलोमीटर का है। सोचने की बात है ये, है ना। बिल्कुल, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात कर रहा हूं मैं। आगे देखो, पार साइबेरियन रेल मार्ग वही तो आ गया ये यहां पर, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया। पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कशान, ट्योमेक, नोवासिविचिता और खबरोवस्क से होते हुआ जाता है जी, है ना। और इसकी लंबाई कितनी है? 9322 किलोमीटर। ये पूरा विद्युतीकृत है, महाद्वीप को रेल मार्ग से पार करके ये जाता है। समझ में आ गया भाई? बोलो, बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग बताइए। अब ये कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा यूरोप में। कहां पड़ेगा जी? यूरोप में पड़ेगा। और ये पेरिस से लेके इस्तांबुल तक जाता है। ये कहां से जाएगा? पेरिस से इस्तांबुल। पेरिस कहां? फ्रांस है। पेरिस कहां पड़ेगा? फ्रांस। इस्तांबुल पड़ेगा तुर्की। कहां गया? इस्तांबुल पड़ेगा तुर्की, है ना। तुर्की की 2 राजधानियां हैं, एक एशियाई तुर्की है, एक यूरोपीय तुर्की। तो यूरोपीय तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है और एशियाई तुर्की की राजधानी क्या है? आपकी अंकारा है। ठीक है जी, चलिए, इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले समय से 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया है। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी है। देख पा रहे हैं बाबू? देख रहे हैं क्या किस तरह से चल रहा है ये? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री महामार्ग, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये महामार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम महामार्ग है समुद्रों में, क्योंकि दोनों तरफ विकसित कंट्री हैं, दोनों तरफ विकसित कंट्री, एक तरफ यूरोप के, एक तरफ उत्तरी अमेरिका के, उनके बीच जो व्यापार होता है, तो ये विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग बन जाता है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महामार्ग। इसे बिग इंच के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बिग इंच, सॉरी, ये देखिए, बृहद ट्रंक के नाम से जाना जाता है इसको,
क्या बोलते हैं इसको, बृहद ट्रंक के नाम से जाना जाता है। ये दिया गया है, देख रहे हैं विनोद। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग औद्योगिक देश से विकसित है, मतलब वो अटलांटिक महासागर के उत्तर से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच जो है व्यापार होता है, और दोनों तरफ विकसित कंट्री, जिस वजह से यह व्यापार सबसे ज्यादा होता है और विश्व का सबसे व्यस्तम ये समुद्री जलमार्ग बन जाता है। ठीक है जी, ध्यान देना इस बात को। दूसरे अर्थों में इसे बृहद ट्रंक कहा जाता है। यह आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि बृहद ट्रंक कहाँ है, क्या है, तो आप बताएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर को बृहद ट्रंक के नाम से जाना जाता है। प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र से गुजरने वाला समुद्री मार्ग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन देखिएगा। प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र से गुजरने वाला समुद्री मार्ग क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र से गुजरने वाला समुद्री मार्ग भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसको, लिख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। भूमध्य सागर से हिंद महासागर होते हुए जाता था, जैसे लाल सागर के क्षेत्र से होकर के जाता है ना, इसी वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखना विनोद, ये क्वेश्चन आपको बहुत मजा देने वाला है आने वाले टाइम पे, समझ गए? हाँ, आगे देखो, स्वेज नहर के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। स्वेज नहर, स्वेज नहर का निर्माण तब हुआ जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। हाँ हाँ, 1869 में। और स्वेज नहर के दोनों तट पर, अच्छा स्वेज नहर क्यों जरूरी था? क्योंकि पता है मेरे बाबू क्या हुआ कि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच बीच में लैंड पड़ता था। तो अगर कोई भी जो शिप है वो अगर लाल सागर से जाए तो पहले लाल सागर के तट पर वो अपना सामान उतारे, फिर उसके बाद स्थलीय भाग से वो लेकर के दूसरे साधन से जाए, फिर भूमध्य सागर पर जाकर फिर से उसको लादा जाए दूसरे जहाज में। तो ये बड़ी समस्या का कारण था। तो वहां पर एक नहर का निर्माण कराया गया जिसका नाम है स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है स्वेज नहर। ठीक है भाई। और इसके दोनों छोर पर दो बंदरगाह है, एक है पोर्ट सईद और एक कौन सा है, पोर्ट स्वेज। याद रखना 1869 में बना है। देखते हैं भाई इसको, 1869 में बना है। मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद, ये देखिए पोर्ट सईद, और दक्षिण में इसके क्या है, पोर्ट स्वेज पाया जाता है। यही तो मैंने बताया आपको, है ना। और ये किसके किसके बीच मध्य में है, भूमध्य सागर, और किसको जोड़ता है, लाल सागर को जोड़ता है आपस में। ठीक है। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है। ठीक है। तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तर महासागरीय मार्ग की तुलना में घटाता है। लिवरपूल कहाँ पड़ता है, लिवरपूल ब्रिटेन में पड़ता है या इंग्लैंड में पड़ता है, आप कह सकते हैं। कहाँ पर है जी? और कोलंबो तो आप जानते हैं श्रीलंका में पड़ता है। ठीक है, बात क्लियर एकदम, मजा आया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला जो मैं आपको करवा रहा हूं, इसको अगर एक बार आप लोगों ने कर लिया तो समझ लेना बाबू कि बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। या जलबंधकों से रहित, मतलब जो समुद्री डाकू होते हैं, जलबंधक मतलब समुद्री डाकू, है ना। क्या बोलेंगे इसको, समुद्री डाकू बोलेंगे इसको बाबू, समझ गए? अच्छा, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, मेरे सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। अगर मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि आत्मा सर ने बेहतरीन क्वेश्चन को कलेक्शन किया है, तो एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। रहे समुद्र सतह के बराबर नहर, है ना भाई, समुद्र के सतह के बराबर नहर बना दिया गया, जो यह लगभग 160 किलोमीटर लंबे तथा 11 से 15 मीटर गहरी है, जिस वजह से आराम से जलयान आते जाते हैं। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं एक दिन में, है ना। तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटा का समय लगता है। मतलब इतना डिस्टेंस है कि लाल सागर से उसको भूमध्य सागर में जाने में 10 से 12 घंटा का समय इस नहर के माध्यम से लग जाता है। ठीक है जी, चलिए और इसको देख लीजिएगा। पनामा नहर के बारे में आपको बता दें, पनामा नहर के बारे में बताते हुए इसके महत्व को समझाइए। पनामा नहर क्या है, लॉक सिस्टम नहर है। पहली बात, कैसी नहर है, लॉक सिस्टम नहर है। और इसका निर्माण अटलांटिक महासागर को और किसको, प्रशांत महासागर को जोड़ती है ये। ठीक है भाई। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार हुआ, मतलब जो पनामा जल संधि है उसके आर पार हुआ। एक तरफ है कोलोन शहर, बहुत इंपॉर्टेंट, के बीच कोलोन, और एक तरफ है पनामा नहर नगर,
दोनों, ये भी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना, कि दोनों साइड पे कौन कौन से, तो पनामा नगर एक तरफ है, एक तरफ कोलोन शहर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, जिसने दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया है। ठीक है जी, बात क्लियर, एकदम बात क्लियर हो गया। अब देखो आगे, नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबे अत्यधिक गहरी कटान से, ये तो सिंपल सी बात है, मेन बात तो इस लाइन में आपको मिलेगा, इस लाइन में, इस नहर में कुल 6 जलबंधक है, मतलब 6 द्वार हैं, 6 इसमें लॉक सिस्टम है, 6 लॉक सिस्टम है, और प्रत्येक अलग अलग बार में ये निकल उठता है। ठीक है, देखो 6 क्या है इसमें, जलबंधक है, 6 इसमें द्वार है, तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाइयों की समुद्री सतह को पार करता है। मतलब कह सकते हैं लिफ्टिंग होता है, जैसे जहाज गया, ये लिफ्ट किया, फिर इसके बाद अब यहां पर आ जाएगा, फिर पानी इकट्ठा होगा, फिर लिफ्ट करेगा, फिर लिफ्ट करेगा, इस तरह 6 बार करेगा, तब जाके प्रशांत से अटलांटिक, अटलांटिक से प्रशांत में वो पहुंच पाता है। बात क्लियर एकदम भाई, बात क्लियर हो गया। चलिए, बहुत शानदार, जबरदस्त। तो ये रहा बाबू आज का ये सेशन आपका। आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और आपके लिए मैंने बेहतरीन कंटेंट आपको दिया है, और आपको यहां से इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में, आप बिलीव कर लीजिए कि आपको लगेगा कि नहीं, जो भी हमको मिला विद्याकुल परिवार से बहुत बेहतरीन दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसका फायदा उठाते हुए सभी मित्र जितने भी देख रहे हैं, सभी लोग अपने मित्रों को सेशन को शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए, आपको भी क्रेडिट मिल जाए कि हाँ भाई, तुमने वो वीडियो जो शेयर किया था विद्याकुल वाला, उसमें से हमें इतने क्वेश्चन मिले। तो आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और अगर जो मेरे मित्र नए देख रहे हैं या पुराने देख रहे हैं, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, एक से एक बेहतरीन आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूंगा। विद्याकुल परिवार आपके लिए कुछ ना कुछ नया करता रहेगा। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।